વધીએ આજે જે મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે નઝારા ટેक्नोलॉजीज सीईओ मनीष अग्रवाल जोड़ाई चुका है अपने साथ। अग्रवाल जी, शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले ये क्वार्टर कैसा था, कुछ हाईलाइट से शुरुआत करें, क्योंकि मैं नंबर्स देख रही थी आपके। ओवरऑल टर्म्स में नंबर्स अच्छे हैं, रेवेन्यूज अच्छे हैं, प्रॉफिट फ्रंट पे भी हम लोग जो नंबर्स देख रहे हैं वो स्टेबलाइज मैनर में है। शुरुआत में मार्जिन से करना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है और विजिबल ड्रॉप डाउन है। 21% से डिक्लाइन करके नियरली 16.3% पर। वजह से शुरुआत करें, क्यों ये मार्जिन ड्रॉप डाउन है, क्या वजह रही और आगे यहाँ से आउटलुक क्या बन रहा है? नमस्कार, धन्यवाद अपने शो पे बुलाने के लिए। हमारे क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स, पहले 9 महीने के रिजल्ट्स आपने जैसे बोला बहुत अच्छे आए हैं। मैं मार्जिन्स पे आपको एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। मार्जिन में हमारा डिक्लाइन नहीं, मार्जिन में दो चीज़ें आपकी एबिडा में हमारे पास वन टाइम रेवेन्यू नॉर्मलाइजेशन हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज में। इट्स ए नॉन कैश आइटम, जिसकी वजह से एबिडा में 4.6 करोड़ का आपका वन टाइम इम्पैक्ट आया है। एंड वो इम्पैक्ट अगर आप पैट में भी देखें तो इम्पैक्ट जाता है। अगर आप उसको ऐड बैक कर लेंगे तो आपकी जो ग्रोथ है वो 8% होगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो कोई डिक्लाइन नहीं है उसमें। एक तो मैं एक पहले स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। दूसरा, चूंकि हमारी कंपनी M&A करती रहती है, हमारा 3 बिजनेसेस हमने क्वार्टर 3 में ऐड किए हैं। ओपन प्ले, पब्लिश मी और OML का बिजनेस ट्रांसफर। उनका अमोर्टाइजेशन है 3.8 करोड़ का, जो कि पिछले साल नहीं मिलेगा आपको। अगर आप उसको भी ऐड बैक कर लेंगे तो 30% की ग्रोथ है ऑन एप्पल टू एप्पल। सो हमारा किसी भी पैरामीटर पे, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो एबिटा हो, चाहे वो पैट हो, तीनों ही पैरामीटर पे आपकी Q3 ओवर Q3 ग्रोथ है, 9 मंथ्स ओवर 9 मंथ ग्रोथ है। कोई डिक्लाइन कहीं पे नहीं। ओके, अग्रीड सर। सेगमेंटल परफॉर्मेंस से शुरुआत करें। कौन से सेगमेंट्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ आपने देखा है? रेवेन्यू टर्म्स में तो मैं जो देख रही हूँ, रियल मनी गेमिंग के अंदर सबसे ज्यादा इजाफा देखा गया था। सेकेंडली ई स्पोर्ट्स था और थर्डली गेमिफाइड अर्ली लर्निंग था। लेकिन एक बाइफोकेशन के साथ मुझे बताइए, नेक्स्ट ईयर भी किस तरीके से पैन आउट हो सकता है? पिछले साल के कंपेरिजन में हम लोग किस तरीके से ऑलरेडी जो चीजें थोड़ी बहुत कोशिश कर रही थी नॉर्मलाइज होने की, उसके बाद आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, एक आइडिया इसके ऊपर? अगर आप देखें दो तरीके से देखते हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन आता है और कितनी ग्रोथ आई। तो ई स्पोर्ट्स सेगमेंट का 48% कंट्रीब्यूशन है और उसकी जो ग्रोथ है 71% रेवेन्यू में ग्रोथ है, 75% एबिडा में ग्रोथ है पहले 9 महीने में। अगर आप क्वार्टर 3 ओवर क्वार्टर 3 देखेंगे तो अपनी ग्रोथ 89% है ई स्पोर्ट्स सेगमेंट की। ई स्पोर्ट्स सेगमेंट का जो मोमेंटम है, पिछले साल भी वहाँ पे आपकी 100% प्लस ग्रोथ आई थी, उसके पहले भी 100% प्लस है। तो इसका जो कैगर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 70% का कैगर है 3 साल का। वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम पे वो सेगमेंट चल रहा है। कंज्यूमर की जो बाहर का है, ई स्पोर्ट्स की व्यूअरशिप बहुत तेजी से बढ़ी है। ई स्पोर्ट्स में एडवर्टाइजर्स का रुझान, गेम पब्लिशर्स का रुझान, मीडिया प्लेटफॉर्म्स का रुझान, सबका रुझान बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वो हमारे नंबर ऑफ पार्टनर्स में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो नंबर ऑफ पार्टनर्स जिनके साथ हम काम करते हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो गए। हमारा जो मानना है, जो 2017 से हम मानते हैं कि ई स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में बहुत बड़ी व्यूअरशिप के रूप में उभर के आएगा आने वाले 5-7 सालों में। हो सकता है ये क्रिकेट के बराबर या क्रिकेट से थोड़ा सा कम हो, लेकिन बाकी किसी स्पोर्ट्स से तो बड़ा होगा ही। ये हमारा बहुत स्ट्रांग कन्विक्शन है एंड इसलिए उसमें ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। हम लोग उसमें कोविड के बाद अब ऑफलाइन इवेंट्स हम शुरू कर सकते हैं। पिछले 2 साल से हमने ऑफलाइन इवेंट्स बंद करके रखे हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है करीब 15-20 करोड़ का। हमारे को जो हमने IP से एक्वायर किए हैं अभी OML से, वो भी ऑफलाइन में पहले 90 करोड़ का रेवेन्यू करते थे, जो कि कोविड के समय में 50 करोड़ का हो गया। 40 करोड़ का रेवेन्यू हमें वापस मिलना चाहिए अब ऑफलाइन इवेंट के साथ। तो हमारा ये मानना है कि हमारी ब्रांड स्पॉन्सरशिप बढ़ेंगी, हमारी ऑफलाइन इवेंट से रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ई स्पोर्ट्स सेगमेंट अगर हमारा कोविड फिर से प्रकट नहीं होता है तो 70, 80, 90 करोड़ का तो अपसाइड हमें ऑफलाइन से ही दिखता है आने वाले समय में। और उसके अलावा हमारी खुद की जो नई IPs हैं, जो हम और एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ अपने आप है मार्केट में। तो ई स्पोर्ट्स सेगमेंट की ग्रोथ आपको आती हुई नजर आएगी और कंटिन्यू रहेगी। गेमिफाइड लर्निंग की आपकी ग्रोथ पिछले साल 8 गुना ग्रो किया था, इस साल ये करीब 25% ग्रोथ किया है। अगर मैं 6 करोड़ का जो मेरा वन टाइम इम्पैक्ट है वो जोड़ दूं, उसके अगर उसको नहीं जोड़ता हूं तो 22 करोड़ का करीब सालाना पहले 9 महीने में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है।
हमारा मानना है कि उसमें एप्पल की एट्रीब्यूशन जो पॉलिसी चेंज हुई थी 26 अप्रैल 2021 को, उसके वजह से हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप देखेंगे हमने पिछले साल सेम 9 मंथ्स में 9 मिलियन खर्च किए थे मार्केटिंग में, इस साल हम 7 मिलियन खर्च कर पाए हैं। उसी के वजह से आपका एबिटा मार्जिन में 843% का ग्रोथ हुआ है इस सेगमेंट में। हम चाहते हैं कि ये सॉल्यूशन जो ग्लोबली सबको इम्पैक्ट किया है, सारे पब्लिशर्स को, अगर वो सॉल्यूशन मिलता है, हम 5-6% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ पे वापस जाना चाहते हैं, रेदर 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ जो अभी सब्सक्राइबर ग्रोथ में आ रही है। वो मार्केट बहुत बड़ा है, हम 4-5% मार्केट शेयर पे बैठे हुए हैं। हमारा कंज्यूमर डेटा, जो रुझाव है कंज्यूमर का, जो जो समय व्यतीत करते हैं ऐप पे, वो बहुत स्ट्रांग है। एंड उसी के बेसिस पे आप इतना स्ट्रांग एबिटा परफॉर्मेंस देख रहे हैं। एंड हमें लगता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में अगर उसका सोल्यूशन निकलता है तो फिर से हम वहाँ पे ग्रोथ बहुत तेजी से ला सकते हैं। जैसा कि आपने बोला, स्किल बेस्ड रियल मनी गेमिंग में ग्रोथ ज्यादा आई है, इसलिए ग्रोथ ज्यादा आई है क्योंकि हमने एक कंपनी एक्वायर की थी, उसका पहला क्वार्टर है पूरा कंसोलिडेशन का। पिछले साल वो बेस में नहीं है, इसलिए आपको ज्यादा ग्रोथ दिख रही है। वो कंपनी हमने एक्वायर करी, उस कंपनी में हम लोग क्लासिक रमी ओपन प्ले करके कंपनी है, हाला प्ले ओपन प्ले को मर्ज कर रहे हैं और उसमें काम कर रहे हैं जिससे कि ये स्किल बेस्ड सेगमेंट भी हमारे लिए एक बड़ा हो जाए। आज हमारा 4% से कम का कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल रेवेन्यूज में। हम चाहते हैं कि इसका एब्सोल्यूट रेवेन्यूज अभी 50-60 करोड़ जो है वो बढ़ के 100 करोड़ के करीब पहुंच जाए, और उस दिशा में हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ओके, अग्रीड सर। काफ़ी चीज़ें तो आपने मुझे एक्चुअली इसी आंसर में बता दी, तो मैं मुझे दो या तीन चीज़ें जो बाकी की डिस्कस करनी है उस पर आ जाती हूँ। इन टर्म्स ऑफ जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे एक्विजिशंस को लेकर, क्योंकि मुझे याद है पिछली बार पे डिस्कशन कर रहे थे, आपने बताया था कि हर एक सेगमेंट में एक्विजिशंस इवेल्युएट होते रहते हैं और यहाँ से कुछ आते हुए देखेंगे भी हम। इस बार के रिजल्ट्स में ऑलरेडी अब हम लोग 2 या 3 एक्विजिशन डिस्कस कर चुके हैं। आने वाले समय में आप कोई और ऐसा इवेल्युएशन कर रहे हैं जो आते हुए हम लोग देख पाएंगे, और जियोग्राफीज के लिए या नई कैपेबिलिटीज कैपेसिटीज ऐड ऑन करने के लिए, इसके ऊपर एक आइडिया? जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी शेयर किया था कि हमारे यहाँ एक्विजिशन हम कांस्टेंट वाइट स्पेसेस देखते रहते हैं, कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज, ज्योग्राफीज, न्यू यूजर्स, न्यू आईपी, और ये चारों सेगमेंट में, चाहे वो फ्रीमियम में हो, गेमिफाइड लर्निंग में हो, ई स्पोर्ट्स में हो, स्किल बेस्ड, तो वो कांस्टेंट प्रोसेस है। अगर आपने हमारा सुनाओ का अनाउंसमेंट, हमने एक एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट किया है डेटावर्क्स में, जो कि अप्रैल से हमारा कंसोलिडेशन शुरू होगा। अभी हमारा वो ट्रांजैक्शन क्लोजर चल रहा है। वो हमारे लिए बहुत अच्छा एक एडिशन होगा, क्योंकि कैपेबिलिटीज ऑन एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी हमारे लिए मुख्य हैं, सोर्स हैं, जिससे कि हम अपना कंज्यूमर एक्विजिशन प्रोसेस में सेविंग, मार्जिन सेविंग कर सकें, या जो हम एड इन्वेंट्री अपने स्पोर्ट्स कीड़ा में या वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप गेम में उसका मोनेटाइजेशन बढ़ा सकें। जैसे जैसे हम और आईपीज एक्वायर करें, हमारे पास इन हाउस एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग, समझ, सूझबूझ बहुत ज़रूरी है। एंड वो कंपनी हमने एक्वायर करी है, जिसमें हम अभी 33% लेंगे, आगे अपने पास ऑप्शन है 55% तक जाने का। सो कैपेबिलिटीज में हम एडटेक वर्टिकल बिल्ड कर रहे हैं, उसका अनाउंसमेंट हम कर चुके हैं। बाकी जो एग्जिस्टिंग वर्टिकल्स हैं उसमें जहाँ जहाँ वाइट स्पेसेस हैं हम कॉन्स्टेंटली इंगेजमेंट डिस्कशन करते हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे एक्विजिशन थोड़ा समय लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ऑफ नज़ारा नेटवर्क में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे एक फ्रेंडशिप, फाउंडर्स के साथ, लीडरशिप टीम के साथ हमारी फ्रेंडशिप कैसे चलेगी, कैसे बनेगी, कैसे हम लोग साथ में काम कर सकते हैं, वो समझने बूझने में टाइम लगता है और हम टाइम देते हैं। ग्रोथ लीवर्स, बिजनेस साइड, प्रोडक्ट साइड जल्दी समझ में आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर स्किल्स हम लोग धीरे धीरे समझते हैं, इसलिए हमारे एक्विजिशंस काफ़ी दिनों तक हमारा बातचीत चलती रहती है। उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई, हम अब साथ में मैत्री करना चाहते हैं। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, लास्ट एक चीज़, इन टर्म्स ऑफ टेल्को सब्सक्रिप्शंस, यहाँ पे हम लोग थोड़ा ड्रॉप डाउन देख रहे हैं। आई बिलीव आपका जो इंडियन बिजनेस था वहाँ पे काइंड ऑफ थोड़ा डिक्लाइन आया है, उसकी वजह से दिख रहा है वो। यहाँ पे कब तक आप चीज़ें थोड़ी और स्ट्रीमलाइन होने की उम्मीद कर रहे हैं? आपने बताया था आप बाकी सारे टेल्कोस के साथ बातचीत तो कर रहे हैं, यहाँ से कब तक थोड़ी मटीरियलिस्टिक थिंग्स हम लोग वापस आते हुए देख पाएंगे? देखिए, टेल्को सब्सक्रिप्शन जो बिजनेस है, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि ये एक बिजनेस है जहाँ पे कंज्यूमर प्रेफरेंसेस चेंज हो गई हैं। एंड चूंकि कंज्यूमर प्रेफरेंसेस चेंज हो गई हैं, आपको यहाँ पे नए
तरीके सोचने पड़ेंगे या टेल्को के साथ क्या जरूरत है वो काम करना पड़ेगा। अभी हम लोग इस बिजनेस को ग्रोथ ड्राइवर की तरह नहीं देख रहे हैं, हम लोग इसको देख रहे हैं कि ये कैश काउ है हमारे लिए, एंड उस कैश काउ को हम कैसे सुरक्षित रखें। अगर आपने जैसे सही बोला, हमारा इंडिया बिजनेस ही डिक्लाइन हुआ है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्लैट है, एंड वहां से हमारा मार्जिन आ रहा है और मार्जिन अच्छा बनाती है, 25-28% मार्जिन बनता है इस बिजनेस में। खाली अगर मैं कॉस्ट इसी बिजनेस की बात करूं तो हमें इसमें क्या तरीके हो सकते हैं इसको ग्रोथ में वापस लाने के लिए, वो दिमाग यहाँ पे लगाएं या हम अपने बाकी चारों सेगमेंट में दिमाग लगाएं जहाँ पे टेल विंड बहुत स्ट्रांग है और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आने वाले समय में और बेहतर होने वाली है। हमारा मानना है कि वहाँ पे अभी ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, ज्यादा फोकस करते हैं टेलको सब्सक्रिप्शन में। इसको अगर कुछ चीजें अपने आप टीम ने कुछ परिवर्तन ला पाए तो ठीक है, वरना ये कैश काउ की तरह ही चला के रखें।